तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका द बीसीए स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के चैप्टर 1 के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, जो कि है मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में। पहले पार्ट में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखा था और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और उसके कुछ फंक्शंस का ओवरव्यू लिया था। और ही साथ में देखा था हमने कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे सिंपल बैच सिस्टम, पैरेलल सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, रियल टाइम सिस्टम। इन सब के बारे में हम लोगों ने डिटेल में देखा था। तो आज हम लोग देखेंगे मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। सबसे पहले समझते हैं मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है। मेमोरी मैनेजमेंट इज अ क्रूशियल फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट हैंडल्स द एलोकेशन एंड डीएलोकेशन ऑफ मेमोरी टू वेरियस प्रोसेसेस। Efficient memory management ensures that a computer's memory resources are used effectively and fairly among all running processes. सबसे पहले हम बात करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट की। जब आपके कंप्यूटर पर मल्टीपल प्रोग्राम्स या प्रोसेसेस एक साथ रन हो रहे होते हैं, तो उन सबको अपनी अपनी मेमोरी स्पेस चाहिए होती है। मेमोरी मैनेजमेंट का काम है ये इंश्योर करना कि हर प्रोसेस को उसकी रिक्वायर्ड मेमोरी मिले और वो इफिशिएंटली एग्जीक्यूट हो सके। अगर मेमोरी मैनेजमेंट एफिशिएंट नहीं होगा तो ये कंप्यूटर की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर निगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। जैसे सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी रिसोर्सेस। कंप्यूटर की मेमोरी लिमिटेड होती है और हमें इंश्योर करना होता है कि इस मेमोरी का हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें बिना किसी वेस्टेज के। इफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन का मतलब है कि अवेलेबल मेमोरी को इस तरह एलोकेट किया जाए कि हर प्रोसेस को उसकी रिक्वायर्ड मेमोरी मिल सके और कोई मेमोरी आइडियल ना रहे। आइडियल मतलब खाली ना रहे। दूसरा ऑब्जेक्टिव है आइसोलेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्रोसेसेस। हर प्रोसेस को अपने एलोकेटेड मेमोरी स्पेस में काम करना होता है। मेमोरी मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस की मेमोरी स्पेस में इंटरफेयर ना करे। इसको हम प्रोसेस आइसोलेशन कहते हैं। ये प्रोसेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरी है ताकि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस की डेटा को एक्सेस या मॉडिफाई ना कर सके। तीसरा ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट ऑफ मेमोरी फ्रेगमेंटेशन। जब प्रोसेसेस को मेमोरी एलोकेट की जाती है और फिर वापस ली जाती है, तो मेमोरी फ्रेगमेंटेशन का इशू आता है। फ्रेगमेंटेशन में मेमोरी के छोटे छोटे ब्लॉक्स अनयूज पड़े रह जाते हैं, जिससे ओवरऑल मेमोरी यूटिलाइजेशन डिक्रीज हो जाती है। मेमोरी मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि फ्रेगमेंटेशन मिनिमाइज हो ताकि मेमोरी रिसोर्सेज इफेक्टिवली यूज किए जा सके। चौथा ऑब्जेक्टिव है इंश्योरिंग स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस विदाउट मेमोरी रिलेटेड एरर्स। मेमोरी मैनेजमेंट का फाइनल ऑब्जेक्टिव है कि प्रोसेसेस स्मूथली एग्जीक्यूट हो सके बिना किसी मेमोरी रिलेटेड एरर्स के। अगर किसी प्रोसेस को रिक्वायर मेमोरी नहीं मिली तो ये एरर्स या सिस्टम क्रैशेस कॉज कर सकता है। इफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि ऐसी प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब देखते हैं लॉजिकल एड्रेस स्पेस और फिजिकल एड्रेस स्पेस क्या होते हैं। सबसे पहले देखते हैं लॉजिकल एड्रेस स्पेस, ऑल्सो नोन एज वर्चुअल एड्रेस स्पेस। लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस स्पेस एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अगर आप मेमोरी मैनेजमेंट को समझना चाहते हैं तो ये डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है इन दोनों के बीच। लॉजिकल एड्रेस स्पेस को हम वर्चुअल एड्रेस स्पेस भी कहते हैं। ये एड्रेसेस वो होते हैं जो सीपीयू जनरेट करता है जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है। मतलब जब आपका प्रोग्राम मेमोरी में लोड होता है तो ये एड्रेस सीपीयू के द्वारा क्रिएट किया जाता है और ये वही एड्रेस है जो आपके प्रोग्राम को दिखती है। ये लॉजिकल एड्रेस रियल एड्रेस नहीं होते, ये बस एक वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन होते हैं जिससे प्रोग्राम समझ सके कि डेटा मेमोरी में कहाँ स्टोर हो रहा है। लॉजिकल एड्रेस स्पेस और फिजिकल एड्रेस स्पेस के बीच में मैपिंग का काम ऑपरेटिंग सिस्टम और
मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट एमएमयू करता है। एमएमयू यानी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जो लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में मैप करता है। चलिए अब देखते हैं फिजिकल एड्रेस स्पेस क्या होता है। Refers to the actual address in the in the computer's memory hardware RAM। फिजिकल एड्रेस स्पेस एक्चुअल एड्रेस होते हैं जो आपके कंप्यूटर के मेमोरी हार्डवेयर यानी रैम में होते हैं। ये वो रियल हार्डवेयर मेमोरी हैं जहां डेटा एक्चुअली स्टोर होता है। फिजिकल मेमोरी रियल एड्रेस का सेट होता है जो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है। जब एक प्रोग्राम को डेटा एक्सेस करना होता है तो सीपीयू लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है जिससे एमएमयू यानी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करता है और फिर डेटा रैम से फेच होता है। तो ये था फिजिकल एड्रेस स्पेस का कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं स्वैपिंग क्या होता है। स्वैपिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें पूरे प्रोसेसेस को डिस्क और मेमोरी के बीच मूव किया जाता है। आप सब जानते हैं कि सिस्टम की रैम लिमिटेड होती है और कभी-कभी ऐसा होता है कि सिस्टम की रैम में सभी रनिंग प्रोसेस को एकोमोडेट करने की स्पेस नहीं होती है। ऐसे में स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट काम आता है। Swapping is a technique where entire processes are moved between disk and memory. It is used to handle situations where the system RAM is insufficient to accommodate all running processes. तो इसमें दो प्रोसेस होती है। पहली प्रोसेस होती है स्वैप आउट और स्वैप इन। स्वैप आउट स्वैप आउट का मतलब होता है एक प्रोसेस को रैम से निकालकर डिस्क में शिफ्ट करना। इसका फायदा ये होता है कि रैम में स्पेस फ्री हो जाती है जिससे दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए मेमोरी अवेलेबल हो जाती है। स्वैप आउट में जो स्पेस डिस्क में एलोकेट की जाती है उसे हम स्वैप स्पेस कहते हैं। वहीं दूसरी प्रोसेस है स्वैप इन। जब किसी प्रोसेस को फिर से एग्जीक्यूट करना होता है तो उसे डिस्क से वापस रैम में शिफ्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को स्वैप इन कहते हैं। स्वैप इन तब होता है जब रैम में स्पेस अवेलेबल होती है और प्रोसेस को इमीडिएट एग्जीक्यूशन की जरूरत होती है। स्वैपिंग के कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट है इट अलाउज मल्टीपल प्रोसेसेस टू रन कॉन्करेंटली। स्वैपिंग से मल्टीपल प्रोसेसेस को एक साथ रन करना पॉसिबल होता है चाहे सिस्टम की रैम लिमिटेड ही क्यों ना हो। जब एक प्रोसेस आइडियल होता है यानी खाली होता है या सीपीयू से नहीं चल रहा होता तो उसे डिस्क पर या दूसरे प्रोसेस को रैम में लोड किया जा सकता है। दूसरा बेनिफिट इट इनेबल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ लार्जर प्रोसेसेस देन अवेलेबल फिजिकल मेमोरी। स्वैपिंग का यूज करके आप ऐसे प्रोसेसेस को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं जो आपके अवेलेबल फिजिकल मेमोरी से बड़े होते हैं। इससे आपके सिस्टम की कैपेसिटी बढ़ जाती है और आप लार्ज प्रोग्राम को इफिशिएंटली रन कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स हैं के साथ साथ इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक है इट इंक्रीज द डिस्क इनपुट आउटपुट कैन लीड टू परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन। स्वैपिंग में डिस्क इनपुट आउटपुट ऑपरेशन बढ़ जाते हैं जिससे सिस्टम परफॉर्मेंस डिग्रेड हो सकती है। हर बार जब एक प्रोसेस स्वैप आउट या स्वैप इन होता है तो डिस्क रीड राइट ऑपरेशन इंक्रीज होता है जिससे एग्जीक्यूशन स्पीड स्लो हो सकती है। ये एक ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक है स्वैपिंग कैन कॉज अ डिले इन प्रोसेस एग्जीक्यूशन। स्वैपिंग से प्रोसेस एग्जीक्यूशन में डिले भी हो सकता है। अगर कोई प्रोसेस स्वैप इन या स्वैप आउट हो रहा है तो उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है जिससे ओवरऑल सिस्टम रिस्पॉन्सिवनेस डिक्रीज हो सकता है। चलिए अब देखते हैं कॉन्टिगुअस एलोकेशन क्या होता है। कॉन्टिगुअस एलोकेशन इज अ मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम वेयर ईच प्रोसेस इज एलोकेटेड इन अ सिंगल कॉन्टिगुअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी। ये एक मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है जिसमें हर प्रोसेस को एक सिंगल कॉन्टिगुअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी एलोकेट किया जाता है। मतलब जब एक प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट होती है तो उससे एक कॉन्टिगुअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी मिलता है जिसमें उसका पूरा डेटा स्टोर होता है।
इसके कुछ एडवांटेज होते हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला एडवांटेज है सिंपल एंड इजी टू इम्प्लीमेंट। कॉन्टिगुअस एलोकेशन काफ़ी सिंपल और इजी टू इम्प्लीमेंट होता है। प्रोसेस को एक सिंगल ब्लॉक एलोकेट करना स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इस एलोकेशन को मैनेज करना आसान होता है। दूसरा एडवांटेज है इफिशिएंट फॉर प्रोसेसेस दैट रिक्वायर लार्ज ब्लॉक ऑफ मेमोरी। ये टेक्निक उन प्रोसेसेस के लिए इफिशिएंट होती हैं जो लार्ज ब्लॉक ऑफ मेमोरी रिक्वायर करते हैं। एक बार मेमोरी एलोकेट हो जाए तो प्रोसेस अपने डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं बिना किसी फ्रेगमेंटेशन के। इसके एडवांटेजेस के साथ कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज है लीड्स टू फ्रेगमेंटेशन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन से फ्रेगमेंटेशन इशू क्रिएट हो सकता है जो दो टाइप्स के होते हैं। जब सब पहला है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, दूसरा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तब होती है जब प्रोसेस को एलोकेटेड मेमोरी से कम मेमोरी चाहिए होती है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तब होती है जब प्रोसेस को एलोकेटेड मेमोरी से कम मेमोरी चाहिए होती है और रिमेनिंग मेमोरी वेस्ट हो जाती है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन तब होती है जब मेमोरी ब्लॉक फ्री हैं लेकिन वो नॉन कॉन्टिगुअस होते हैं जिससे नए प्रोसेस को एलोकेट करना डिफिकल्ट हो जाता है। दूसरा डिसएडवांटेज है डिफिकल्ट टू एलोकेट मेमोरी फॉर प्रोसेसेस ऑफ वेरिंग साइज। जब प्रोसेसेस की साइज वेरी करती हैं तो उन्हें एलोकेट करना कॉन्टिगुअस एलोकेशन में चैलेंजिंग हो जाता है। बड़ी प्रोसेसेस को एलोकेट करना मुश्किल हो सकता है अगर लार्ज कॉन्टिगुअस मेमोरी ब्लॉक अवेलेबल ना हो। तो अब बात करते हैं पेजिंग के बारे में। Paging is a memory management scheme that eliminates the need for contiguous allocation of physical memory and helps in avoiding fragmentation. पेजिंग एक ऐसी मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है जो कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन की ज़रूरत को एलिमिनेट कर देती है और फ्रेगमेंटेशन के इशू को अवॉइड करने में मदद करती है। चलिए इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पेजिंग का कॉन्सेप्ट सिंपल है। इसमें मेमोरी को फिक्स साइज ब्लॉक में डिवाइड किया जाता है जिसे हम पेजेस कहते हैं। वैसे ही फिजिकल मेमोरी को भी सेम साइज के ब्लॉक में डिवाइड किया जाता है जिसे हम फ्रेम्स कहते हैं। पेजेस वो ब्लॉक होते हैं जो प्रोसेस के लॉजिकल मेमोरी में होते हैं। हर पेज एक फिक्स साइज का होता है। फ्रेम्स वो ब्लॉक होते हैं जो फिजिकल मेमोरी में होते हैं। ये भी सेम साइज के होते हैं जैसे कि पेजेस। अब देखते हैं पेज टेबल क्या होता है। पेजेस और फ्रेम्स के बीच मैपिंग मेंटेन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक पेज टेबल मेंटेन करता है। जब प्रोसेसर्स को मेमोरी एक्सेस करनी होती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम पेज टेबल को रिफर करता है और पता लगाता है कि स्पेसिफिक किस फ्रेम में स्टोर है। पेजिंग के कुछ एडवांटेजेस हैं। जैसे सबसे पहला एडवांटेज है अवॉइड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। पेजिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को अवॉइड करता है क्योंकि मेमोरी को फिक्स साइज ब्लॉक में डिवाइड किया जाता है। आपको कॉन्टिगुअस मेमोरी ब्लॉक की ज़रूरत नहीं होती है और फ्रेगमेंटेशन का इशू सॉल्व हो जाता है। दूसरा एडवांटेज है सिंप्लीफाइज मेमोरी एलोकेशन एंड डी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन पेजिंग में सिंपल हो जाती है क्योंकि आपको सिर्फ पेजेस को फ्रेम के साथ मैप करना होता है। ये एलोकेशन डायनेमिक होती हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आसान हो जाता है प्रोसेसेस को इफिशिएंटली मैनेज करना। इसके भी कुछ डिसएडवांटेज होते हैं जैसे कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में स्टिल अकर इफ द प्रोसेस डज नॉट यूज ऑल स्पेस इन लास्ट पेज। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का इशू पेजिंग में हो सकता है अगर प्रोसेस लास्ट पेज के सारे स्पेस का यूज ना करे। अगर लास्ट पेज में कुछ स्पेस वेस्ट हो जाती हैं तो ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। दूसरा डिसएडवांटेज है पेज टेबल मैनेजमेंट कैन एड ओवरहेड। पेज टेबल को मैनेज करना एक ओवरहेड हो सकता है। पेज टेबल को एक्सेस करने में टाइम लगता है जो सिस्टम परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है। ये थी पेजिंग का कॉन्सेप्ट।
अब समझते हैं सेगमेंटेशन क्या होता है। Segmentation is another memory management technique that divides the memory into different segments based on the logical organization of a program. सेगमेंटेशन एक और मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जो मेमोरी को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करती है बेस्ड ऑन द लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ प्रोग्राम। सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा लॉजिकल है और ये प्रोग्राम के लॉजिकल यूनिट्स पर बेस्ड होता है। हर सेगमेंट एक स्पेसिफिक लॉजिकल यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि कोड, डेटा या स्टैक। सेगमेंट सेगमेंट हर सेगमेंट डिफरेंट साइज का हो सकता है और हर सेगमेंट एक यूनिट के रूप में ट्रीट किया जाता है। सेगमेंट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक सेगमेंट टेबल मेंटेन करता है जो हर सेगमेंट के स्टार्टिंग एड्रेस और लेंथ को स्टोर करता है। जब एक प्रोसेस को मेमोरी एड्रेस करनी होती है अ, जब एक प्रोसेस मेमोरी एक्सेस करनी होती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम सेगमेंट टेबल रेफर करता है, जैसा कि पेजिंग में पेज टेबल रेफर होता था। सेगमेंटेशन के भी कुछ एडवांटेज होते हैं, जैसे एडवांटेज है प्रोवाइड अ मोर लॉजिकल व्यू ऑफ मेमोरी देन पेजिंग। सेगमेंटेशन आपको का एक लॉजिकल व्यू प्रोवाइड करता है जो प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को बेटर रिप्रेजेंट करता है। इसमें आपके कोड, डेटा और स्टैक अलग-अलग सेगमेंट्स में स्टोर होते हैं, जो प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव से मीनिंगफुल होता है। दूसरा एडवांटेज है सेगमेंट्स कैन ग्रो और श्रिंक डायनामिकली। सेगमेंट्स डायनामिकली ग्रो या श्रिंक हो सकते हैं, जो आपके प्रोग्राम की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग मेमोरी को एडजस्ट करने में मदद करता है। इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि सबसे पहला डिसएडवांटेज है कैन लीड टू एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का इशू हो सकता है क्योंकि सेगमेंट्स डिफरेंट साइज के होते हैं। कभी कभी नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी ब्लॉक बचे रहते हैं, जिससे नए सेगमेंट्स को एलोकेट करना डिफिकल्ट हो सकता है। दूसरा डिसएडवांटेज है रिक्वायर मोर कॉम्प्लेक्स एड्रेस ट्रांसलेशन कंपेयर टू पेजिंग। सेगमेंटेशन में एड्रेस ट्रांसलेशन पेजिंग के कंपैरिजन में कॉम्प्लेक्स होता है। सेगमेंट नंबर और ऑफसेट का कैलकुलेशन और ट्रांसलेशन करना ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए चैलेंज हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं वर्चुअल मेमोरी की, जो मेमोरी मैनेजमेंट का एक एडवांस टेक्निक है जिसे हम जिससे हमें ऐसा लगता है कि सिस्टम के पास उसकी एक्चुअल फिजिकल मेमोरी से ज़्यादा मेमोरी अवेलेबल है। ये पॉसिबल होता है थ्रू मेमोरी वर्चुअलाइजेशन के। वर्चुअल मेमोरी के कुछ बेनिफिट्स होते हैं, जैसे वर्चुअल मेमोरी का यूज़ करके आपके प्रोग्राम को लगता है कि उनके पास अवेलेबल मेमोरी से मेमोरी है। ये वर्चुअल मेमोरी स्पेस को हार्ड डिस्क के एक पोर्शन में एलोकेट करता है और जब ज़रूरत पड़ती है तब डेटा को रैम में लोड करता है। इससे आपके सिस्टम की ओवरऑल मेमोरी कैपेसिटी बढ़ जाती है। वर्चुअल मेमोरी से आप मल्टीपल प्रोग्राम्स या प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपके सिस्टम में 4 जीबी रैम है, तब भी आप लार्जर प्रोग्राम्स या ज़्यादा प्रोसेसेस को रन कर सकते हैं, क्योंकि वर्चुअल मेमोरी इन प्रोग्राम्स को फिजिकल मेमोरी के स्पेस के अकॉर्डिंग मैप करती है। वर्चुअल मेमोरी प्रोसेसेस को एक दूसरे से आइसोलेट करती है, जिससे एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस की मेमोरी एक्सेस ना कर सके। ये प्रोसेस आइसोलेशन सिस्टम सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। वर्चुअल मेमोरी डिमांड पेजिंग का यूज करती है। वर्चुअल मेमोरी डिमांड पेजिंग टेक्निक का यूज करती है, जिसमें सिर्फ वही मेमोरी पेज रैम में लोड होते हैं जो जरूरत के वक्त यूज किए जा रहे होते हैं। इसे मेमोरी का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है और परफॉर्मेंस बेटर होती है।
डिमांड पेजिंग का बेसिक आइडिया ये है कि पेजेस को तभी मेमोरी में लोड किया जाता है जब उनकी ज़रूरत होती है, यानी ऑन डिमांड। इस टेक्निक के थ्रू आपके सिस्टम की मेमोरी यूटिलाइजेशन बहुत ही इफ़िशिएंट हो जाती है और आपके प्रोग्राम्स ज़्यादा मेमोरी यूज़ कर सकते हैं, इवन अगर फिजिकल मेमोरी अवेलेबल नहीं है। Demand paging is a technique where pages are loaded into memory only when they are needed. This helps in efficient memory utilization and allow programs to use more memory than physical available. डिमांड पेजिंग का कॉन्सेप्ट काफी सिंपल और लॉजिकल है। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। सबसे पहला पेज फॉल्ट। When a page is needed but not in memory, a page fault occurs. जब एक प्रोसेस को किसी स्पेसिफिक पेज की ज़रूरत होती है और वो पेज मेमोरी में अवेलेबल नहीं होता है, तब एक पेज फॉल्ट अकर होता है। इसका मतलब ये है कि प्रोसेस जो एड्रेस एक्सेस कर रहा है उसका करस्पॉन्डिंग पेज मेमोरी में नहीं है। दूसरी है लोडिंग पेज फ्रॉम डिस्क। पेज फॉल्ट होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम को उस पेज को डिस्क से मेमोरी में लोड करना पड़ता है, यानी वो पेज जो करंटली डिस्क पर स्टोर है उसको फिजिकल मेमोरी में लाया जाता है। जब पेज मेमोरी में लोड हो जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम पेज टेबल को अपडेट करता है ताकि उस पेज का मैपिंग फिजिकल मेमोरी के साथ स्टेबलाइज हो सके। अब प्रोसेस को उस पेज को एक्सेस कर सकता है बिना किसी फर्दर डिले के। डिमांड पेजिंग के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, जैसे डिमांड पेजिंग की वजह से मेमोरी को सिर्फ तभी यूज किया जाता है जब ज़रूरत होती है। इससे अनयूज मेमोरी को वेस्ट होने से बचाया जा सकता है और सिस्टम के रिसोर्सेज को इफिशिएंटली यूटिलाइज किया जा सकता है। डिमांड पेजिंग की मदद से आपके प्रोग्राम्स फिजिकल मेमोरी से ज़्यादा मेमोरी यूज कर सकते हैं। ये तब पॉसिबल होता है जब ओनली रिक्वायर्ड पेजेस को ही मेमोरी में लोड किया जाता है। बाकी पेजेस को डिस्क पर ही रहने दिया जाता है जब तक उनकी ज़रूरत ना हो। डिमांड पेजिंग रिड्यूस इनिशियल लोड टाइम, क्योंकि पहले से ही सारे पेजेस मेमोरी में लोड नहीं होते, इसलिए प्रोग्राम्स का इनिशियल लोड टाइम रिड्यूस हो जाता है। पहले से सिर्फ उन पेजेस को मेमोरी में लोड किया जाता है जो इमीडिएटली रिक्वायर होते हैं। डिमांड पेजिंग के भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे पेज फॉल्ट ओवरहेड, इंक्रीज डिस्क इनपुट आउटपुट थ्रेसिंग। चलिए अब बात करते हैं पेज रिप्लेसमेंट की। When a new page needs to be get into memory and there is a no free frame available, the operating system must decide which page to evict from memory to make space from new page. पेज रिप्लेसमेंट तब होता है जब नए पेज को मेमोरी में लोड करना होता है लेकिन मेमोरी में कोई फ्री फ्रेम अवेलेबल नहीं होती। इस सिचुएशन में ऑपरेटिंग सिस्टम को डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से पेज को एविक्ट करके नए पेज के लिए स्पेस बनाई जाए। ये डिसीजन लेना काफ़ी क्रूशियल होता है क्योंकि ये डायरेक्टली सिस्टम परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है। समझते हैं पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी। एल्गोरिदम दैट डिटरमाइन विच पेज टू रिप्लेस, एग्जांपल LRU, FIFO, FIFO एंड ऑप्टिमल। पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी वो एल्गोरिदम होती हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि किस पेज को रिप्लेस किया जाना चाहिए। कुछ कॉमन एल्गोरिदम है जैसे LRU, लिस्ट रिसेंटली यूज, रिप्लेस करता है जो सबसे लंबा टाइम से यूज नहीं हुआ होता। दूसरा है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये एल्गोरिदम सबसे पहले मेमोरी में आए पेज को रिप्लेस करता है चाहे वो अभी यूज हो रहा हो या नहीं।
तीसरा है ऑप्टिमल। ये एल्गोरिदम उस पेज को रिप्लेस करता है जो सबसे लंबे टाइम तक यूज नहीं होने वाला है। चौथा है क्लॉक। इस एल्गोरिदम में पेजेस को एक सर्कुलर क्यू में ऑर्गेनाइज किया जाता है और हर पेज को रिप्लेस होने से दिया जाता है। परफॉर्मेंस ऑफ डिमांड पेजिंग। चलिए इन पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम को थोड़ा डिटेल में समझा जाए। सबसे पहला एलआरयू को समझते हैं। एलआरयू यानी लिस्ट रिसेंटली यूज एल्गोरिदम, ये एश्योर करता है कि जो पेज अभी तक सबसे लंबे टाइम से यूज नहीं हुआ उसका फ्यूचर में यूज होने का चांस कम है, इसलिए वो पेज को रिप्लेस कर दिया जाता है। ये एल्गोरिदम काफी एक्यूरेट होता है, लेकिन इसको implement करना थोड़ा costly हो सकता है। दूसरा है फीफो। फीफो एल्गोरिदम एक सिंपल अप्रोच फॉलो करता है, जो पेज था उसको सबसे पहले निकाल दिया जाता है। ये इम्प्लीमेंटेशन में सिंपल है, लेकिन कभी-कभी ये ऑप्टिमल डिसीजन नहीं ले पाता, क्योंकि ओल्डेस्ट पेज जरूरी नहीं कि लिस्ट यूजफुल हो। तीसरा है ऑप्टिमल। ऑप्टिमल एल्गोरिदम थ्योरेटिकली बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, क्योंकि ये फ्यूचर का प्रिडिक्शन करता है, उस पेज को रिप्लेस करता है जो सबसे लंबा टाइम तक यूज नहीं होने वाला। लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में फ्यूचर को एक्यूरेट प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है, इसलिए इसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होता है। चौथा है क्लॉक। क्लॉक एल्गोरिथम फीफो को मॉडिफाई करता है और हर पेज को रिप्लेस होने से पहले एक सेकेंड चांस देता है। ये पेजेस को एक सर्कुलर क्यू में ऑर्गेनाइज करता है और उन पेजेस को पहले रिप्लेस करता है जिनको चांस दिया है लेकिन फिर भी उसका यूज नहीं हुआ। अब समझते हैं परफॉर्मेंस ऑफ डिमांड पेजिंग। डिमांड पेजिंग की परफॉर्मेंस काफी हद तक पेज रिप्लेसमेंट की एफिशिएंसी पर डिपेंड करती हैं। कुछ की फैक्टर हैं जो डिमांड पेजिंग के परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करते हैं। सबसे पहला है पेज फॉल्ट रेट। पेज फॉल्ट रेट एक रेशियो होता है जो बताता है कि कितने मेमोरी एक्सेस एक्सेस के कंपैरिजन में कितने पेज फॉल्ट हो रहे हैं। हाई पेज फॉल्ट रेट सिस्टम की परफॉर्मेंस को डिग्रेड अगर पेज फॉल्ट फ्रिक्वेंटली हो रहे हों। दूसरा है पेज फॉल्ट सर्विस टाइम। जब एक पेज फॉल्ट होती है तो उसको सर्विस करने में टाइम लगता है, जो डिस्क इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को इंक्लूड करता है। पेज फॉल्ट सर्विस टाइम जितना ज़्यादा होगा, सिस्टम परफॉर्मेंस उतना ही स्लो हो जाएगा। इससे कुछ इम्पैक्ट्स हैं, जैसे इम्पैक्ट ऑफ हाई पेज फॉल्ट रेट। अगर सिस्टम में हाई पेज फॉल्ट रेट है तो ये थ्रेसिंग का काज बन सकता है। थ्रेसिंग एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें सिस्टम अपना ज़्यादा टाइम पेजेस को लोड और अनलोड करने में लगाता है, rather देन को severely डिग्रेड कर सकता है। इसे थ्रेसिंग बोलते हैं। दूसरा इम्पैक्ट पड़ता है एफिशिएंट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का यूज करके आप पेज फॉल्ट रेट को कंट्रोल में रख सकते हैं और ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये इंश्योर करता है कि आपके सिस्टम में पेज फॉल्ट की फ्रीक्वेंसी कम हो और प्रोसेसेस स्मूथली एग्जीक्यूट हो सके। तो अब समझते हैं एलोकेशन ऑफ फ्रेम्स क्या होता है। फ्रेम्स क्या होता है? फ्रेम्स फिजिकल मेमोरी के वो ब्लॉक्स होते हैं जो प्रोसेसेस को एलोकेट किए जाते हैं। हर प्रोसेस को कितने फ्रेम्स एलोकेट करने हैं, ये सिस्टम की पेज रिप्लेसिबिलिटी पर डिपेंड करता है। इस एलोकेशन के दो मेजर टाइप्स होते हैं, फिक्स एलोकेशन एंड वेरिएबल एलोकेशन। फिक्स एलोकेशन समझते हैं। ईच प्रोसेस इज एलोकेटेड अ फिक्स नंबर ऑफ फ्रेम्स। फिक्स एलोकेशन में हर प्रोसेस को एक फिक्स नंबर ऑफ फ्रेम्स एलोकेट किया जाता है, चाहे उस प्रोसेस की जरूरत जितनी भी हो।
इस अप्रोच का एडवांटेज ये है, सिंपल होता है, लेकिन ड्रॉबैक ये है कि अगर प्रोसेस को ज़्यादा मेमोरी चाहिए हो तो वो इफिशिएंटली रन नहीं कर पाएगा। दूसरा वेरिएबल एलोकेशन है। वेरिएबल एलोकेशन में फ्रेम्स का नंबर प्रोसेस की नीड्स सिस्टम की पॉलिसी के हिसाब से वरी करता है। अगर किसी प्रोसेस को ज़्यादा मेमोरी चाहिए तो ज़्यादा फ्रेम्स एलोकेट किए जा सकते हैं। ये अप्रोच ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है और प्रोसेसेस के परफॉर्मेंस बेटर होती हैं, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन में कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अब थ्रेसिंग को डिटेल में समझते हैं। थ्रेसिंग occur when the system spend more time swapping pages in and out of memory than executing processes. This typically happen when there is an insufficient memory, physical memory, or the page fault rate is ex, excessively high. थ्रेसिंग एक ऐसी सिचुएशन होती है जब सिस्टम अपना ज़्यादा टाइम पेजेस को स्वैप करने में लगा देता है इंस्टीड ऑफ एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेसेस। ये होता है जब फिजिकल मेमोरी इनसफिशिएंट होती हैं या पेज फॉल्ट रेट एक्सेसिवली हाई होता है। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे सबसे बड़ा सिस्टम है सेवर परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन। सिस्टम की ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत स्लो हो जाती है। दूसरा सिम्टम है इंक्रीज डिस्क इनपुट आउटपुट एंड एक्सेसिव पेजिंग। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि लोड और अनलोड कर रहा होता है। सिस्टम में हर वक्त ऑपरेशन चल रहे होते हैं जिससे एक्चुअल प्रोसेस एग्जीक्यूशन कम हो जाती है। मिटिगेशन क्या होता है ये देखते हैं। सबसे पहला एडजस्टिंग द पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी। एक इफेक्टिव पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी सेलेक्ट करके थ्रेसिंग को मिटिगेट किया जा सकता है। पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो पेज फॉल्ट को मिनिमाइज करे। दूसरा है इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ फिजिकल मेमोरी। अगर हो तो सिस्टम की फिजिकल मेमोरी को इंक्रीज करके भी थ्रेसिंग को रिड्यूस किया जा सकता है। तीसरा है ऑप्टिमाइजिंग प्रोसेस एग्जीक्यूशन। प्रोसेस को ऐसे शेड्यूल किया जाए ताकि उनका मेमोरी यूजेस ऑप्टिमाइज हो और थ्रेसिंग ना हो। अदर कंसिडरेशन देखते हैं। पेज साइज। मेमोरी मैनेजमेंट में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्टर्स भी कंसीडर करने चाहिए, जैसे कि पेज साइज, टीएलबी ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर और मेमोरी कंप्रेशन। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। पहले समझते हैं पेज साइज। लार्जर पेज साइज। अगर पेज साइज बड़ा होगा तो पेजेस की संख्या कम होगी, लेकिन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बढ़ सकती है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तब होती है जब एलोकेटेड मेमोरी का कुछ पार्ट वेस्ट हो जाता है। स्मॉलर पेज। अगर पेज साइज छोटा होगा तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन रिड्यूस होगी, लेकिन पेज टेबल साइज और ओवरहेड बढ़ सकता है। ये बैलेंस करना जरूरी होता है। अब समझते हैं टीएलबी ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर। टीएलबी एक कैश होता है जो वर्चुअल एड्रेस के रिसेंट ट्रांसलेशन को स्टोर करता है ताकि एड्रेस ट्रांसलेशन फास्ट हो सके। ये मेमोरी एक्सेस के टाइम को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है, जिससे ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। अब देखते हैं मेमोरी कंप्रेशन क्या होता है। टेक्निक्स टू कंप्रेस पेजेस इन मेमोरी टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फिजिकल मेमोरी रिक्वायर्ड। मेमोरी कंप्रेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें पेजेस को कंप्रेस किया जाता है ताकि फिजिकल मेमोरी की ज़रूरत कम हो। इस टेक्निक से सिस्टम की मेमोरी इफिशिएंटली यूज होती है और परफॉर्मेंस भी बेटर होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के चैप्टर 1 का पार्ट 2 यहाँ समाप्त होता है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड पेजिंग। तो आप ये लिख सकते हैं
Demand paging is a memory management technique where pages are loaded into memory only when they are needed or on demand. This approach allows a process to run even if only a portion of its pages are in physical. When a page fault occurs, the operating system loads the required page from disk into memory and update the pages table to reflect these changes. This technique helps to efficiently utilize memory and enables the processes larger than available physical memory. यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पेजिंग। तो ये एडवांटेज पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं, डिसएडवांटेज भी। जैसे पहला एडवांटेज है, एलिमिनेट्स एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, simplify memory allocation and deallocation, allows precision processes to divide into manageable fixed size pages। वैसे वैसे ही आप डिसएडवांटेज भी लिख सकते हैं। कहाँ चला गया, हाँ। तीसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द लिस्ट रिसेंटली यूज पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। एलआरयू को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। लिस्ट recently used algorithm is a page replacement algorithm reflect the page that has not been used for longest period of time। ये सब की पॉइंट्स हैं, इसको सब याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ पेजिंग ओवर कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन। तो मेन एडवांटेज पेजिंग का होता है रिड्यूस इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द डिमांड पेजिंग टेक्निक what happen when a page fault occur। in the demand paging technique what happen when a page fault occur। तो डिमांड पेजिंग टेक्निक में जब पेज फॉल्ट अकर होता है तो क्या होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रोसेस इज टर्मिनेटेड, नहीं, द पेज इज लोडेड फ्रॉम मेमोरी फ्रॉम डिस्क टू मेमोरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द पेज इज लोडेड फ्रॉम डिस्क इनटू मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम इज फॉर पेज रिप्लेसमेंट। तो पेज रिप्लेसमेंट के लिए कौन सा एल्गोरिथम यूज होता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, रिसेंटली यूज, ऑप्टिमल। तो ये तीनों होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज थ्रेसिंग इंडिकेट इन अ वर्चुअल मेमोरी सिस्टम। तो थ्रेसिंग क्या इंडिकेट करता है वर्चुअल मेमोरी में। द सिस्टम इज रनिंग स्मूथली विदाउट एनी इशू, द सिस्टम इज स्पेंडिंग एक्सटेंसिव टाइम, तो सिस्टम इज स्पेंडिंग एक्सटेंसिव टाइम सर्विंग इन आउट ऑफ मेमोरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। तो टीएलबी का प्राइमरी रोल क्या होता है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए यहाँ पे चैप्टर समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो रहेगा चैप्टर नंबर 2, जो कि रहेगा आपका प्रोसेस में सीपीयू शेड्यूलिंग और प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।